नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 12वीं सदी के एक ऐसे जीनियस की जिनका नाम था भास्कर टू। ज्यादातर लोग उन्हें भास्कराचार्य के नाम से जानते हैं और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक जबरदस्त गणितज्ञ ही नहीं थे बल्कि एक बहुत ही ब्रिलियंट खगोल शास्त्री भी थे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम भास्कराचार्य के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर बात करेंगे उनके सबसे मशहूर ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की। उसके बाद अंक गणित और बीज गणित में उनके कमाल के काम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए कितनी मायने रखती है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि भास्कराचार्य कौन थे और किस दौर में रहते थे। यह टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ जरूरी पड़ावों को दिखाती है। देखिए, 1114 ईस्वी में उनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में, और फिर महज 36 साल की उम्र में यानी 1150 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा और जरूरी ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि, और लगभग 1185 ईस्वी के आसपास उज्जैन में उनका निधन हो गया। आपको बताएं, वो एक पढ़े लिखे विद्वानों के परिवार से थे और उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। वो उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के हेड बने, जो उस जमाने में मतलब प्राचीन भारत में गणित का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सेंटर माना जाता था। अच्छा, अब बात करते हैं उनके मास्टरपीस की। एक ऐसा ग्रंथ जिसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, सिद्धांत शिरोमणि। इसका मतलब है सिद्धांतों का ताज, और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। सिद्धांत शिरोमणि को उन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से 4 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्सा ज्ञान के एक अलग एरिया को कवर करता है। जैसे लीलावती में है अरिथमेटिक, बीज गणित में है अलजेब्रा, फिर ग्रह गणित में ग्रहों के मैथ्स को समझाया गया है, और गोलाध्याय में खगोलीय गोलों मतलब स्फीयर्स की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 हिस्सों की, लीलावती और बीज गणित। ये दोनों ही दिखाते हैं कि मैथ्स में उनका योगदान कितना बड़ा और फाउंडेशनल था। लीलावती के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं इसका नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा था, और यह कोई बोरिंग मैथ्स की किताब नहीं है। सोचिए, इसे 277 श्लोकों में मतलब एक कविता की तरह लिखा गया है, ताकि मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब भी आसानी से समझ आ जाए। अलजेब्रा में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी थी। वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और यहां एक और दिलचस्प बात है, उन्होंने कुछ बहुत ही मुश्किल समीकरणों को भी हल किया, जैसे ये वाला 61x² + 1 = y²। इसे पेल्स इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये वो समीकरण होते हैं जिनके एक से ज्यादा हल हो सकते हैं, और इन्हें सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मजे की बात यह है कि ठीक यही प्रॉब्लम सदियों बाद 1657 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे दी फर्मा ने दुनिया के सामने रखी थी, जबकि भास्कर सेकंड इसे बहुत पहले ही सॉल्व कर चुके थे। उन्होंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया उसे चक्रवाल विधि कहते हैं, और ये अपने समय से वाकई बहुत आगे की सोच थी। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को साबित करने के लिए सिर्फ एक शब्द कहा, पश्य, जिसका मतलब है देखो। असल में उन्होंने एक डायग्राम बनाया था जिसे देखकर ही प्रूफ अपने आप समझ में आ जाता था, बिना किसी लंबे चौड़ी एक्सप्लेनेशन के। चलिए अब जमीन से उठकर आसमान की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि मैथ्स का ये जीनियस एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में क्या कमाल कर रहा था। ये नंबर देखिए, 365.2588 दिन। ये भास्कर 2 की कैलकुलेशन थी 1 साल की लंबाई की, मतलब वो समय जो पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है तारों के हिसाब से। अब जरा इसकी तुलना आज की मॉडर्न कैलकुलेशन से करते हैं। भास्कर 2 ने जो निकाला वो था 365.2588 दिन, और आज हम जानते हैं कि ये 365.25636 दिन है। मतलब फर्क सिर्फ 3.5 मिनट का। सोचिए, उस जमाने में इतनी सटीकता, कमाल है। और उनकी समझ यहीं तक नहीं रुकी, वो ये भी जानते थे कि जब कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट में सबसे ऊंचे पॉइंट पे पहुंचता है तो एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसकी स्पीड 0 हो जाती है, ठीक इससे पहले कि वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू करे। ये जो आइडिया है ना, ये कैलकुलस की नींव है। मतलब यूरोप में कैलकुलस के आने से सदियों पहले वो इन्फिनिटेसिमल्स यानी बहुत ही छोटी वैल्यूज और रेट ऑफ चेंज जैसे आइडियाज पर काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि साइन का डेरिवेटिव कोसाइन होता है। ये कैलकुलस का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी नियम है। तो सवाल ये उठता है कि 12वीं सदी के इस महान वैज्ञानिक की विरासत क्या है, उनका हम पर क्या असर पड़ा। उनका नाम आज भी हमारे बीच जिंदा है। पुणे में भास्कराचार्य प्रतिष्ठान नाम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, गांधीनगर में भी स्पेस एप्लीकेशन से जुड़ा एक इंस्टीट्यूट उनके नाम पर है, और तो और 1981 में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम भी भास्करा 2 रखा गया। ये उनके खगोलीय काम को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। इससे पता चलता है कि वो कितना आगे तक सोचते थे। उन्होंने एक ऐसे पहिए के बारे में भी लिखा था जो उनके मुताबिक हमेशा बिना रुके घूमता रह सकता था। ये परपेचुअल मोशन मशीन का सबसे पुराने जिक्र में से एक है, वो भी 1150 में। भास्कराचार्य का काम हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि महान वैज्ञानिक और गणितीय खोजें किसी एक समय या एक संस्कृति तक ही सीमित नहीं हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में न जाने अभी और कितने रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना बाकी है।